अस्सलाम वालेकुम। एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन शफाफियत के साथ। पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल की सियासत देखें, 90 की दहाई की ख़ास तौर पे, तो उस वक्त भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे। हुकूमतें जाती रहीं करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर, एक जाती थी दूसरी आती थी, और आम तौर पर अगर नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई हुई है तो वो 2.5-3 साल की अगली हुकूमत जब अपनी गुजारते थे, दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो अपने केसेस उसी दौर में तकरीबन ख़त्म करवा लेते थे। फिर ये सिलसिला तकरीबन ऐसे ही आगे बढ़ता गया और ना एक रुकने वाला सिलसिला था। 4 हुकूमतें बनी भी और टूटी भी, लेकिन 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी कुछ बेहतरी वाले आसार नज़र नहीं आए। चोर और डाकू की सारा दिन तकरार तो हमने बहुत सुनी, लेकिन शफाफियत के साथ केसों को मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नहीं देखा। और दूसरी तरफ देखें तो वो भी माजी की एक रविश अभी बरकरार नज़र आती है। पहले मियाँ साहब जद्दा चले गए थे और अब मियाँ साहब लंदन में इलाज की गर्ज से, और वहाँ वीडियोस सामने आई हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले बहुत शोर कर रहे हैं, और शायद उनको शोर मचाना भी चाहिए, क्योंकि जो मेन रीज़न दी गई थी कि मियाँ साहब की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी जान को ख़तरा है, इलाज के लिए फ़ौरन बाहर जाना चाहिए, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर उनको बाहर भेजा गया। अब एक फैक्ट्री की फुटेज है और जिसके ऊपर पीटीआई वाले कहते हैं कि मियाँ साहब तो फैक्ट्री के दौरे कर रहे हैं, डॉक्टर से तो चेकअप करवा नहीं रहे। मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन बहरहाल अच्छी नहीं थी। जो उस वक्त डॉक्टर्स की रिपोर्ट डॉक्टर यास्मीन ने और पंजाब हुकूमत ने जारी की थी, उनको अगर सामने रखें तो एक वल्नरेबल कंडीशन में उनकी हेल्थ नज़र आती थी, जिसमें पेशेंट को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर की एहतियात की ज़रूरत है, उनकी एहतियाती तदाबीर भी हों, अद्वियात के ऊपर भी तवज्जो रखी जाए। लेकिन अब जो पोलिटिकल मीटिंग्स है और फैक्ट्री का दौरा है, उसके ऊपर सवालिया निशान नज़र आता है। इसी एहतसाब के अमल को थोड़ा सा और बड़ा कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले कराची के दौरे में नैब लॉ के ऊपर तबसरा किया था और कारोबारी बरादरी के हवाले से किया था। फिर एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए नैब लॉ को अमेंड भी किया गया। आज एक स्टेटमेंट सामने आई है मियाँ मंशा की, जो MCB के या निशात ग्रुप के सरबराह भी हैं, और वो काफ़ी हक़ाइक़ के करीब नज़र इस तरह आती है कि पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करनी है, पाकिस्तान में अगर लोगों को कारोबार के लिए माइल करना है, तो फिर कारोबारी बरादरी जो है कम अज़ कम उसकी हद तक उन लोगों को इस नैब की ब्लैकमेलिंग से या इसके काले हथकंडों से बचाना पड़ेगा। हाई हैंडेडनेस कभी अच्छी नहीं होती। जो टैक्स लॉज हैं वो भी मौसर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर किसी ने टैक्स चोरी की है, बचाया है, तो टैक्स कवानीन के तहत पकड़ें, अपना पूरा टैक्स वसूल करें, लेकिन नैब को कभी भी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले मियाँ मंशा का बयान सुन लें, फिर ये दोनों टॉपिक्स लेकर आगे चलते हैं। दिखाई नैब जो है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई वी डोंट नीड टू चेंज द लॉज, दिस हैज टू गो। रोज़ाना किसी न किसी बंदे को नोटिस आ जाता है या किसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई केस कभी चला है, रोज़ फोटो में देख रहे हैं बेइज्जती हो रही है, तो ये एक दूसरे का। मैंने ये नवाज शरीफ को भी कहा इसको बंद करें, नहीं जी देखते हैं ये होगा वो होगा, नहीं किए उससे पहले उसके बाद, और अभी भी ये बातचीतें हो रही हैं। ये इसके साथ यू कैन नॉट ब्रिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इन दिस कंट्री एंड यू द चेंबर्स मस्ट टॉक अबाउट इट। कोई डर नहीं है। मेरे पर भी 1-2 केसेस उन्होंने बनाए थे, वो चलते रहते हैं, रोज़ कोई आता रहता है जाता रहता है, बट वी नीड टू जस्ट फिनिश दिस बिजनेस। अब मियाँ मंशा की शिकायत सुने तो वो कहते हैं 30 सालों से केस बनाए हुए हैं, 3 दफ़ा बंद हो चुके हैं, 2 दफ़ा पहले बंद हो चुके हैं, तीसरी दफ़ा दोबारा खुला हुआ है। बहरहाल ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा एक केस बंद हो गया है, जब तक कोई नवी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं आ जाती आप उस केस को हाथ नहीं डालते। लेकिन पोलिटिकल साइड पर देखें तो जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल था कि नैब लॉ को रिफॉर्म कर लेना चाहिए। PMLN ने उसकी मुखालफत की, क्योंकि उस वक्त उनका ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, ये जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर करप्शन के केस बनेंगे और ये पकड़े जाएंगे, इनको सज़ा होगी। नैब को ना ही तो ताला मार के छुट्टी कराने की ज़रूरत है, लेकिन उसके नैब लॉ को मैसिवली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक तो फ़र्द वाहद जो चेयरमैन नैब हैं, उनके पास डिस्क्रेशन है, जिसको चाहे पकड़ें और अंदर 90 रोज़ के लिए बंद कर दें, वो इख्तियार ख़त्म करने की ज़रूरत है। डिटेंशन कत्ल के केस में जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती कि आप करप्शन के केस में कर दें, और जब तक सबूत ना हो, ऐसे सबूत जो कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल हैं, तब तक किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं जारी होना चाहिए। जो अभी तक सूरत हाल ये है कि शायद खाकान अब्बासी को अंदर बंद करके तो साल पूरा 1.5 साल जेल में डाली रखा, सबूत 4 आने का पास नहीं था, सज़ा हो नहीं पाई। मिफ्ता इस्माइल पकड़ के जेल में डाली रखा, 4 आने का सबूत था, कुछ निकला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में नवाज शरीफ साहब हैं, जिसके ऊपर PTI वालों का ख्याल यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा रह चुके हैं, उनको करप्शन के केसेस में अदालतों के सामने पेश होना चाहिए, वो लंदन बैठे हुए हैं। तो कहाँ से आके
एक दुरुस्त कायम होगा कि इस मामले को एड्रेस किया जा सके। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत के। फ़ारूक साहब वेरी वार्म वेलकम। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध भी और तर्जुमान भी हैं नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के। ज़ुबैर साहब आपको भी खुश आमदीद। फ़ारूक साहब पहले तो उस वीडियो वाली स्टोरी से शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो की कहानी क्या है? वीडियो की कहानी देखें, मियाँ साहब तो जो उनके अपने डॉक्टर शॉल हैं, जो कि वो कहते हैं कि अमेरिका से स्पेशली ट्रैवल करके आए बरतानिया में, लंदन में, उन्होंने मियाँ साहब का आके चेकअप किया। उन्हीं की अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें तो ये रिपोर्ट तो मेरे सामने रिपोर्ट नहीं है, उनकी ओपिनियन है, ये इसको मैं ओपिनियन कहूँगा, रिपोर्ट तो नहीं कहूँगा। वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। मियाँ साहब को जो है वो कोविड के दौरान जो है वो उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा इस वजह से वो अपने प्रोसीजर्स भी नहीं करवा पा रहे। अब मियाँ साहब दूसरी जानिब जो है वो अपने डॉक्टर की भी बात नहीं मान रहे। वो नज़र आ रहा है कि 4-5 घंटे ट्रैवल करके 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय करके गाड़ी में बैठ के एक बंद कमरे में बैठे हैं, एक फैक्ट्री में बैठे हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, बुलवाया गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं। और फैक्ट्री के अंदर भी ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग होते हैं आपके इल्म में। फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है मियाँ साहब, वहाँ भी कोरोना का आप कह रहे हैं फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना मियाँ साहब ने, खरीदनी हो सकता है। और ये जो डॉक्टर साहब बड़े नहमाक से जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशंस ले रहे थे, समझ रहे थे। साउंड बाइट है हमारे पास, प्रोड्यूसर साहब आप उसकी आवाज़ सुनवा सकते हैं क्या? तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखें, अपना मजाक खुद बनाते हैं, अपना मजाक बनाने वाली बात है। एक तरफ आप कल ही जो है वो रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर अभी आपका जो है वो लोगों को वो रिपोर्ट ही समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब आपकी वीडियो सामने आ जाती है। आप कहते हैं इस डॉक्टर को भी अमेरिका से बुलवाया गया। वो कह रहे हैं ना डॉक्टर शॉल के, उनका ताल्लुक तो अमेरिका से है, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, उसमें लिखा है कि वो स्पेशल ट्रैवल करके हैं। उसमें भी मेरा एक सवाल है कि किस तरह अमेरिका का एक डॉक्टर आके बरतानिया में कैसे आके प्रैक्टिस कर सकता है? क्या उन्होंने NHS से इजाज़त ली? अपने आप को वहाँ पर उन्होंने क्या रजिस्टर्ड करवाया? क्या ये होम ऑफिस के अंदर यही ओपिनियन, बरतानिया के होम ऑफिस के अंदर डॉक्टर शॉल की ये ओपिनियन जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है? जो NHS में रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे नज़दीक तो नहीं की जा सकती। जो वहाँ का कानून है, मेरी वहाँ के कानूनदानों से भी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है, वहाँ के डॉक्टर्स से भी बात हुई है। इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जितना इन्होंने कहा ना, ये जो प्रोसीजर्स होने हैं, ये तमाम प्रोसीजर्स बरतानिया में पीक कोविड के दौरान भी होते रहे। अच्छा, इसको होल्ड करें था प्रोसीजर्स को, पहले ये डॉक्टर और वीडियो वाली कहानी को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें। ज़ुबैर साहब, ये पहले आप बता दें कि मियाँ साहब इस फैक्ट्री को खरीदने के लिए कोई जायज़ा ले रहे हैं या उनके बच्चे खरीदने के लिए जायज़ा ले रहे हैं? क्या कहानी क्या है इसकी? नहीं, मेरा ख्याल है एक तो हम पर्सनल मामलात के ख़रीदना चाह रहे हैं, यानी मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे पता करने की ज़रूरत है कि उनके पर्सनल मामलात वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक फैक्ट्री गए हैं और उसका ना पॉलिटिकल मैटर से ताल्लुक़ है, ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। हाँ, वो जो फ़ारूक बात कर रहे हैं उनके रिपोर्ट के हवाले से, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, उस पर मैं कमेंट ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं सर ज़ुबैर साहब, लेकिन ये पर्सनल मैटर रहता नहीं है। वो 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनकी नहीं, बट जिस चीज़ का पता नहीं है तो उस चीज़ पर मैं कमेंट भी नहीं करूँगा। 10 दिन टीवी चैनल्स पे रह सकती है, तो ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा कि वो फैक्ट्री विजिट, फैक्ट्री परचेज कर रहे थे, तो डिस्कस करना चाहिए हमें। मेरा नहीं ख्याल है कि वो शुड ट्राई। हाँ, लेकिन मेरा ये सवाल ये है, फिर काउंटर क्वेश्चन ये है कि सपोज करें वो नहीं कर रहे थे, ये सपोज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप अगर नहीं कर रहे थे तो आप बता दें, आप तर्जुमान है उनके। नहीं, मेक सम डिफरेंस ना, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनके बच्चे या वो अगर बरतानिया में सरमायाकारी कर रहे हैं तो सवाल तो बनता है। बच्चे 25 साल से वहाँ रह रहे हैं, एक तो 25 साल से वहाँ हैं, 20 साल 22 साल से वहाँ हैं, और उनका वो राइट भी है एज एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जितने भी हैं। जिस तरह इमरान खान के बच्चे वहाँ रहते हैं, वो तो खैर ब्रिटिश नेशनल हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल है, तो ये हम सेलेक्टिव तो नहीं हो सकते कि वो इस वजह से रहते हैं और दोनों क्या पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये आप तस्दीक कर सकते हैं? सर नहीं, मेरा सवाल, फिर आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है, हसन और हुसैन क्या पाकिस्तानी नेशनल है या ब्रिटिश नेशनल है या ड्यूअल नेशनल है? पहली जहाँ तक मेरे अगेन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, मियाँ नवाज शरीफ is in politics, Maryam Nawaz is in politics,
हुसैन नवाज और हसन नवाज आर नॉट इन पॉलिटिक्स। अगर आप फ़र्रुख हबीब से इमरान खान के बच्चों के बारे में पूछेंगे तो मेरा ख्याल है फ़र्रुख हबीब भी आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से या पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैटर्स से। सो उनके बच्चे इन्वेस्टमेंट केस में ये आर्गूमेंट बनता नहीं है, क्योंकि जो केस पिछले 5 साल से पाकिस्तानी सियासत पे छाया हुआ है पनामा वाला, उसमें मियां साहब के बच्चे उनको लिंक करते हैं। पनामा की स्टोरी यही थी, पनामा की स्टोरी ये नहीं थी कि लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूं। नवाज शरीफ, पनामा की स्टोरी ये थी कि वो अपार्टमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू हिज चिल्ड्रन। मैं जवाब दे देता हूं उसका। वो बिल्कुल बर केस था, 2 नंबर फैसला था माजरत के साथ। और कल अली जफर मेरे साथ आज टीवी पर थे और उन्होंने भी एग्री किया था कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी थी उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती। मैंने अली जफर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा कि जिस बुनियाद पर सज़ा सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप और मेरा रिश्ता वही होता कि आप लॉयर हैं और मैं क्लाइंट हूं आपका, और आपने मुझे बिल किया होता और मैंने आपको जून 30 तक पेमेंट ना दी होती, तो क्या आप उसको रिसीवेबल दिखाते? वो कहते नहीं दिखाते। तो मैंने कहा इसी पर आप मेरे सवाल का जवाब गलत दे रहे हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर, वो इंतहाई कमजोर फैसला है और मुझे खुद उसके ऊपर अगर पूछे मेरी राय तो मुझे भी इतराज है। इंतहाई कमजोर नहीं, लेकिन अपार्टमेंट्स की ओनरशिप इज समथिंग डिफरेंट। उसका भी अपार्टमेंट्स की ओनरशिप तो उसकी ओनरशिप इज डिफरेंट। लेट मी कम टू दैट एज वेल। पहली बात तो ये है कि लेट्स टेक दैट केस के जी ऑफशोर कंपनी के हवाले से पनामा लीक्स आई थी। वो 440 लोग थे जिनके बारे में वो आया था। नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था। अगर वो पॉलिटिकल केस नहीं था नदीम मलिक, अगर वो लीगैलिटी के बेसिस पर था, तो बाकी 439 कहाँ हैं? और वो जो पेंडोरा लीक्स में इतने केसेस आए थे जिसमें सिटिंग मिनिस्टर्स भी थे ऑफशोर कंपनी के, अगर वो लीगैलिटी होती, उसकी बुनियाद होती नवाज शरीफ को पनिश करने में या ऑफशोर कंपनी के हवाले से केसेस आगे परसू करने में, तो ये पेंडोरा लीक क्यों नहीं परसू किए? सिटिंग मिनिस्टर्स बैठे हुए, कोई आपने एक लफ्ज भी सुना कभी? चाहिए, लेकिन मैं आपकी बातों से मैं नहीं हूं यहाँ पे। वो आपको ये भी बताना चाहिए कि फैक्ट्री का दौरा क्यों किया, फैक्ट्री खरीद रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का हक बनता है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं आप, उनको कायद कहते हैं, याद कायद हैं वो पार्टी के। जी, फैक्ट्री नहीं खरीद रहे, पहली बात तो ये फैक्ट्री नहीं खरीदे। दूसरी बात ये है कि ये आपने बड़े आराम से उसको टाल दिया। क्वेश्चन ये है, फर्रुख हबीब बैठे ना मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, पेंडोरा लीक्स में ऑफशोर कंपनीज का आया था, उसका कोई परसू हुआ? इट वाज नेवर अ लीगल मैटर, इट वाज अ पॉलिटिकल मैटर। दे वांटेड टू पनिश नवाज शरीफ, दैट इज ऑल। इसी वजह से बाकी 439 के पाकिस्तान के किसी कानूनी फोरम को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना हाई कोर्ट को, ना एफबीआर को, ना किसी और को कोई कंसर्न हुआ ना। पेंडोरा लीक आने के बाद 4 महीने से ऊपर जवाब लेना चाहिए। फर्रुख हबीब से ये वैलिड है कि बाकी लोगों के ऊपर भी सजा का अमल, जज़ा का अमल आगे बढ़ना चाहिए। फर्रुख साहब अभी बता देना पेंडोरा लीक्स में क्या हुआ है? सिटिंग मिनिस्टर्स बैठे इनके। अभी आपको बताते हैं, अभी वेट कर लेना। देखें बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है। बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ उसमें तीसरी बार वज़ीर आज़म थे। उन 400 लोगों में और कोई तीसरी बार या एक बार भी कोई वज़ीर आज़म नहीं। पंडोरा वाले में तो आपके लोग हैं, तो लेना, मैं उस पर भी आता हूँ। पब्लिक ऑफिस होल्डर भी थे, मियां नवाज शरीफ ही थे। फिर लंदन के फ्लैट्स भी इन्होंने खुद एक्सेप्ट किए थे। ये कतरी खत का मजाक मैंने नहीं किया था। ये मियां साहब के जो नाहल मुशीर है ना, ये जो इस किस्म की रिपोर्टें लिख के देते हैं, जो इस किस्म के राना शमीम टाइप के हलफनामे लिख के देते हैं, उन्होंने ही कतरी खत उनको लिख के दिया था। उन्होंने ही जाली ट्रस्ट डीड भी बना के दी। कतरी खत का खालिक और राना शमीम के एफिडेविट का खालिक एक ही है, क्योंकि सोच एक नजर आ रही है ना उसमें। वही कहानी जो है वो डाल देते हैं, हदायतकार है। 1 मिनट जी, आप एंकर ना बने, जरा आप मेहमान जवाब देना, आप अपना जवाब भी तो दिया करें ना। 1 मिनट रुक जाए, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, अब पिछले 6 साल से आप शौकत तरीन है, मोने से लाई हैं, क्यों नहीं करते आप ट्राई? अच्छा, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, सुन लें। एक मिनट जवाब दे दे मुझे, जो है वो इंडिविजुअल एक दफा जवाब दे दे बस। अपना एक नहीं देंगे आप कभी भी जवाब सब आप। अच्छा लें, बस आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। सर अब पहले बता ही देना पंडोरा का, पंडोरा पे आप क्या करें? पंडोरा का ही बता रहा हूँ ना। असल मसला ये, आपसे तो फैक्ट्री का सवाल पूछ लिया, आप गुस्सा ही मार कर गए। देखें, पंडोरा के ऊपर जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो
इंस्पेक्शन सेल है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। शौकत तरीन को नोटिस जारी हुआ है? बिल्कुल सुन लेना, शौकत तरीन को नोटिस जारी हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं, एक मिनट रुक जाए मैं चैलेंज करता हूं भाई, रुक जाए ना, रुक जाए, सुन ले। बड़े आराम से आप निकल के नोटिस जारी किए गए। मोनेस अलाई नहीं, मोनेस अलाई की तो जो कंपनी है वो ओपन ही नहीं हुई, सब ने अपने अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज सबमिट किए। ओ भाई अभी खुद ही फैसले कर लेते हैं। नाम आया है नवाज शरीफ को ले गए सुप्रीम कोर्ट और यहां खुद ही फैसले हो रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ये यार अब आप बोलने तो देना। जिसका नाम आया नहीं, ये क्या बात हुई कि जी वो तो था ही नहीं उनका। नहीं, मैं अब आया हूं, एक मिनट रुक जाए। किसने डिटरमाइन किया? अब रुक जाए। सर बाय नेम सवाल जवाब कर लेना। एक मिनट मेरे सवाल के ऊपर जवाब दे। एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, दो हिस्सों में कर लें। सर सुन लें, पहले ये बता दें कि क्या शौकत तरीन और मोनेस अलाई को नोटिस सर्व हुए? मैंने सुन लें, शौकत तरीन की कंपनी खुली, कोई ट्रांजैक्शन सर ये तो वजाहत हो गई, वजाहत भी मोनेस अलाई की सुन लें। मोनेस अलाई अभी आपने कह दिया था कि नोटिस हुआ। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जिसका नाम है सबको नोटिस इशू हुए, जो उनकी एक्सप्लेनेशन है। शौकत तरीन को हुआ है या मोनेस अलाई को? शौकत तरीन और मोनेस अलाई दोनों को नोटिस हुए, सबको हुए। और वो नोटिस इनको कहे वो नोटिस की कॉपी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल है, नोटिस की कॉपी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है पूरी, वो एक इदारा है, बड़ी खबर चलाई उस इदारे ने सबको नोटिस जारी। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन जो सेल है उसने शौकत तरीन को भी जारी किया। जिसके नाम आए हैं सबको नोटिस। बराह रास्त शौकत तरीन और मोनेस अलाई मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं बाय बुक बात करूं तो उसके मुताबिक सबको नोटिस जारी हुए होंगे जिनके नाम आए। उसके मुताबिक अपने रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी नदीम, उन्होंने कर दिए होंगे, नहीं कर दिए तो मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका रिस्पांस थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। देखें, मुझे इसका मतलब है कि एक मिनट रुक जाए। मुझे अगर आप ये कहते कि उनके रिस्पॉन्सेज आपको चाहिए, मैं लेकर आता, ठीक है। इशू ये है कि जिन के नाम आए हैं वो बना है, वो उसके ऊपर तफ्तीश हो रही। मैं सिर्फ बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। इमरान खान तो वजीर आज़म नहीं थे। एक मिनट सर, यहाँ पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। जो शौकत तरीन का और मोनेस अलाई का रिस्पांस है, आपने कहा कि वो कंपनियां नहीं बनी थी, ओके ऐसे ही होगा, लेकिन उनको नोटिस सर्व हुए, उसके बाद उनके जवाब सुन लें, उनके जवाब की सुन लें, फिर भी उन्होंने सेटिस्फाई करना। जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसमें वो सारे हकाइक भी सामने आ जाएंगे। हम तो कोई ना रिपोर्ट छुपाना चाहते हैं, पिछले 4 महीने में हमने एक लफ्ज़ ना हम किसी को क्लीन चिट देना चाहते हैं। फेडरल मिनिस्टर्स हो तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए, उसकी पब्लिक होगी इंफॉर्मेशन। जुबैर साहब आज इंफॉर्मेशन नोटिस हुए 4.5 महीने हो गए, एक लफ्ज़ भी अभी तक सुना था जब तक मैंने ये रेस नहीं किया। सुन ले, नहीं, इंफॉर्मेशन जो है वो भी पब्लिक होगी, और छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा एक सवाल है इनसे, इमरान खान तो वजीर आज़म नहीं थे। कब होगी? इमरान खान तो वजीर आज़म नहीं थे जब उनसे उनके फ्लैट का हिसाब मांगा गया। भाई इमरान खान को छोड़ देना, अभी जो बात हो रहा है, सवाल हो रहा है, एक मिनट रुक जाए ना। और बात वजीर आज़म की हो रही है ना, नवाज शरीफ भी वजीर आज़म रहे हैं। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि तीन बार का नवाज शरीफ वजीर आज़म, इमरान खान जो है वो एक बार वजीर आज़म नहीं थे। 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स दिए, अदालतों में जमा करवाए। वो कह देते कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मेरे पर लायबल नहीं है। वो टेक्निकल कानूनी पेचीदगियों के पीछे नहीं छुपे, बल्कि एक एक चीज का उन्होंने हिसाब दिया। और वो याद रखें, वो केस इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया था, पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग के लिए इन्होंने बनाया था। लेकिन इमरान खान ने जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड सेट की, हाई मॉरल ग्राउंड ली, और सादिक अमीन भी साबित हुए। आज तक किसी अदालत में मुझे बताएं कि सवाए कतरी खत के, जो कि झूठा साबित हो गया, जिसको कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया, ये बताएं 18-18 साल के बच्चों के पास फ्लैट कह रहे हैं कि जनाब हसन नवाज हुसैन नवाज पाकिस्तान नहीं है। जब अदालतें बुलाती हैं तो वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक ही। जुबैर साहब से जवाब जुबैर साहब अब आप बताइए। मैं जवाब दे देता हूं। 2 इश्यूज हो गए। एक तो ये कहते हैं वज़रा को नोटिस हुए थे और उन्होंने अपना जवाब दिया, क्या ये काबिल इत्मीनान है या पब्लिक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल काबिल इत्मीनान नहीं है। जिस वैनम से, जिस जोश और जज्बे के साथ पनामा लीग्स में इमरान खान का किरदार नजर आया था, आप अपने दिल पर हाथ रख के नदीम बताएं कि इमरान खान को तो छोड़ दें, किसी वजीर, किसी मुशीर की तरफ से कभी आपने पेंडोरा लीग उसके बाद सुना है, जब पहले दिन आया था या 2 दिन डिस्कस होने के बाद? वी हैव नॉट हर्ड अ वर्ड। सर, आपको भी हैमर करना चाहिए था सारा दिन, जिस तरह वो सारा दिन शोर मचाते थे, आपको इस पे हैमरिंग करनी चाहिए थी। रोज खड़े होते बताए कि बताओ पेंडोरा पे क्या किया। अब ये अभी कर रहा हूँ ना हैमरिंग, अभी करने देना हैमरिंग जरा। दूसरी बात ये करे, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात नहीं थी। पाकिस्तान का कानून जो है ना, पाकिस्तान का कानून जो खुद इमरान खान कहते हैं 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए। एक कानून, अगर टैक्स की खिलाफ वर्जी कोई करता है,
मनी लॉन्ड्रिंग में कोई इन्वॉल्व होता है या कोई कमीशन में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसके लिए कानून एक ही है और उसके लिए ट्रायल होना ज़रूरी है। ये जिस तरह से इन्होंने नहीं कहा कि जुल्फी बुखारी मुशीर थे तो उन्होंने जमा नहीं कराए थे अपने कागजात, पता चला 3 साल से उन्होंने टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल किया था और वो बच के निकल गए क्योंकि वजीर आजम ने कहा उन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, उन्होंने लिख के दे दिए अपने सारे एसेट्स। इस तरह से क्या ट्रायल किया जाता है? तो दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं ना हसन नवाज, लेकिन एक सवाल का भी आपने जवाब देना है, वो मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ, ये टैक्स वाला भी बात जो आपने की, लेकिन डॉक्टर इन्होंने एक इल्जाम आयद किया कि आपने अमेरिका से बुलवाया और उनको वहाँ होम डिपार्टमेंट या बरतानवी कवानीन के तहत इजाज़त नहीं थी प्रैक्टिस करने की और मियाँ साहब के लिए आपने एक रिपोर्ट बनवा ली है। क्या ये बात सही है? अच्छा, पहली बात तो ये है, ये इल्ज़ाम है कि जी अमेरिका से अच्छा डॉक्टर ने आके मुआयना किया। अभी मुझे ब्रिटिश लॉज का ये पता नहीं कौन से फवाद चौधरी और फ़रूक हबीब साहब पता नहीं क्या इनको सिखाते हैं, इमरान खान साहब, कि जी उन्होंने कौन से उसकी खिलाफ वर्जी की है उस डॉक्टर ने। उस डॉक्टर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि उसने क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी। ब्रिटिश मुआयना करने के लिए ब्रिटिश अमेरिका से डॉक्टर आया, उसने मुआयना किया। वो एक आप वेबसाइट पर चले जाएं, उसकी क्रेडेंशियल्स पढ़ लें। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही ऑल्सो हैज़ पेशेंट्स ओवरसीज आउटसाइड अमेरिका। सो वो मुझे नहीं पता वो जब जाते हैं तो कौन सी इजाज़त देनी पड़ती है या कौन सी इजाज़त मियां साहब के पुराने डॉक्टर तो बरतानिया में थे या अब आपने अमेरिका से? डॉक्टर लॉरेंस नहीं, तो ये क्या रिस्ट्रिक्शन है कि हमें तो ये बताया जाता रहा कि मियां साहब के सारे डॉक्टर ही लंदन में, इनको परेशानी इससे क्या कि वो कौन से डॉक्टर उस वक्त तो ये था कि डॉक्टर उधर है, अब डॉक्टर जो है अमेरिका से आना शुरू हो गए। नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? चले मेरा एक सवाल और है, क्या ये रिपोर्ट जो इन्होंने अदालत में जमा करवाई है, ये ओपिनियन, क्या ये बरतानिया के होम ऑफिस में जमा करवाएंगे? हाँ। मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए, मेरे ख्याल में मुनासिब है इसका केस दायर किया हुआ है ना एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि पहली रिपोर्टों पे तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन नहीं किया, आपको एक्सटेंशन नहीं मिली। अब आप अपील में गए हैं तो अपील में क्या ये ओपिनियन भी जमा करवाएंगे वहां पर, ये इसी डॉक्टर शॉल का? बता दें। हाँ, मैं बता देता हूँ, आराम से आप ठंडे हो जाएं थोड़ा सा। पहली बात तो ये आपका जो मसला है ना, मुझे पता है, समझ आ रही है। सुन तो लेना, मेरा जवाब सुन ले, मैं जिस तरह से भी जवाब दूं, मैं जवाब, मेरा मसला छोड़े, आप होम ऑफिस की जो ओपिनियन का बताएं। हाँ, आ रहा हूं मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ। होम ऑफिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल करेंगे। जाहिर सी बात है, वो बरतानिया में रह रही है, होम ऑफिस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल पूरा करेंगे। आपका मसला जो है ना कि किसी तरह से उनकी आवाज बंद कर, ये जमा करवाएंगे कि नहीं, ये यहाँ पॉलिटिकल क्लाउड है पाकिस्तान में, ये कोर्ट में जमा जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे नहीं पता क्या रिक्वायरमेंट्स है होम ऑफिस की। टेस्ट भी नहीं हुई, टेस्ट नहीं हुई, मैं आपको पढ़ के बताऊं जो तो आपकी एम्बेसी की कमजोरी है ना, कोर्ट का फैसला है। नहीं, हमारी एम्बेसी की क्या कमजोरी भाई, आपने खुद लिख के दिया था कि आप मियां साहब की पीरियोडिक रिपोर्ट्स दिया करेंगे जिसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल होंगी, उसमें उनकी ब्लड रिपोर्ट। और उसके बाद हमारा तो सर्टिफाई नहीं करते। नहीं, सफारत खाने से सर्टिफाई नहीं करवाई, बगैर सर्टिफाई करवाए भेजी है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर, और आज तक इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन करवाई ही नहीं है। इवन ये हमेशा डॉक्टर लॉरेंस की भी ओपिनियन जमा करवाते हैं। वो तो जो मेडिकल रिपोर्ट बनी है, जो मेडिकल बोर्ड बना है, उस मेडिकल बोर्ड ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ना, एक मिनट में रुक जाए, नहीं बनी गाला में नहीं करते। अब ये हकायक हैं, हकायक सुनते जाएं, कोर्ट्स भी करेंगे डिसाइड, कोर्ट्स भी डिसाइड करेंगे। सुन लें, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट शामिल है, ना कोई टेस्ट की रिपोर्ट शामिल है, ना कोई ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शामिल है, ना ही उनकी जो है वो किसी किस्म की हार्ट के मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट शामिल है। डॉक्टर से जो है वो ओपिनियन लिखवा के भेज देते हैं। अब जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इशू है, मियाँ साहब को जेल जाने का डर है कि जेल जाने से डर की वजह से मियाँ साहब शदीद जो है वो सदमे का शिकार, उनको किसी किस्म का सिंड्रोम लाहक हो गया है। उसके ऊपर भी लोग गूगल करके डिफरेंट चीजें निकाल रहे हैं कि वो रेयर मुज़ाकरा केस भी बातें आप करते हैं, वो ना करें, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहता। हो सकता है संजीदा बात है, लेकिन जुबैर साहब से मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब ने अगर बचना है उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सिंड्रोम से, जिसका जेल जाने का खौफ है ना, तो पैसे जमा करवा दें जो माल लूटा हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गए थे। सर आपने कुछ साबित किया कि कितने पैसे लेने हैं आपने? सदर को माफीनामा जमा करवाएं और अपने पैसे जमा करवाएं। हो सकता है कि सदर साहब को इनके ऊपर जो है वो तरस आ जाए, पैसे तो जमा करवाएं। सदर साहब आप ही जो मुल्क का लूटा हुआ है इन्होंने माल। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ट्रेड के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, वो भी अपडेट करते चलें। जो बरामदात हैं पाकिस्तान से जनवरी के महीने में, उनका रहा है जी हुजम 2.54 अरब डॉलर, और इंपोर्ट्स हुई हैं 5.9 बिलियन डॉलर्स। इस तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो जनवरी के महीने में नीचे आया है, विच इज़ अ गुड साइन, 3.36 बिलियन डॉलर्स। इसके साथ जो इंपोर्ट्स के नीचे आने के साथ जो 22% कमी आई है ओवर दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में 22% इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। लेकिन इसके साथ जो वरिंग नंबर है वो एक्सपोर्ट्स का नंबर है, जो 8% नीचे आ गया दिसंबर के मुकाबले में। पिछले साल जनवरी से तो बढ़ी हैं 19%, लेकिन दिसंबर के मुकाबले में 8% नीचे है। LSM को अगर खोल के देखें तो LSM में भी इजाफे का रुझान, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में, वो भी नीचे चला गया है। तो ये दोनों नंबर्स को हुकूमत को फोकस रखना चाहिए। एक्सपोर्ट हमारी सर्वाइवल है, एक्सपोर्ट्स ऊपर आती हैं 5, 7, 8 अरब डॉलर इजाफी देती हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बाय एंड ऑफ ईयर हमारे सामने दोबारा से खड़ा होगा। जुबैर साहब, ये इकॉनमी की तरफ तो आते हैं, लेकिन मियां मंशा का स्टेटमेंट दिखा के मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। नैब लॉ की एक रिजनेबल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बिजनेस इन्वेस्टर इनको साइड पे कर दें, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ऊपर ट्रांसपेरेंटली फॉलो करें लॉ को, ट्रांसपेरेंटली, डिस्क्रेशन नहीं हो, विच हंटिंग भी नहीं हो, लेकिन कानून का इतलाक हो। क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नदीम, एक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट इदारे हैं जो कि बिजनेसमैन को और हर एक के पीछे जो भी फाइनेंशियल रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी के हवाले से, FBR है इंडिविजुअल्स के लिए, SECP है कंपनीज़ के लिए, स्टेट बैंक का कोई रोल होता है। तो उन इदारों को बीफअप करें, उन इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, उन इदारों को रिसोर्सेज दें, और ताकि वो बिजनेसमैन जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको मीट कर सके। नैब के पास ना रिसोर्सेज हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि नैब का तरीक़ेकार जो है दुनिया में कहीं भी नहीं ये होता जो नैब का तरीक़ेकार है। आपने एग्जांपल दी थी कि नैब को हमने इस्तेमाल करते रहे। देखें, एक तो इस्तेमाल करने का तरीका है। क्या 2008 से लेकर 2018 तक ये होता था जो अब होता है नैब के साथ? कौन से पॉलिटिशियंस थे जिनको उठा के अंदर बंद किया गया था 2008 से लेकर 2018 तक? मुझे बता देना, किसको उठा के आप बंद? अगर एक आध केस था तो वो गलत हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरे एन ब्लॉक आपने कर दिया। फिर उसकी वजह से अगर LNG पर अगर आप केस चलाई चले जाएंगे जिसमें आप एंग्रो के फॉर्मर एग्जेक्टिव और PSO के MD को भी उठा के अंदर बंद कर देंगे, तो फिर मतलब कौन फाइलों पर साइन करेगा? कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? तो मैं इसमें PTI PMLN वगैरह की बात नहीं कर रहा, बट आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है कि मियां मंशा अगर कह रहे हैं, मियां मंशा इज़ वन ऑफ दोज बिजनेसमैन, या उसकी तरह मोहम्मद अली टप्पा हैं जैसे, या दूसरे बिजनेस आरिफ हबीब हैं, किसी का भी ओपिनियन ले लें, अगर वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, यहाँ हज़ारों लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उन लोगों की कदर करनी चाहिए, उनकी बेकदरी तो नहीं करनी चाहिए, उनकी बात संजीदगी से सुननी चाहिए। फारूक साहब, ये नैब लॉ की रिफॉर्म और कारोबारी बरादरी, मुझे याद पड़ता है किसी ज़माने में आर्मी चीफ शायद कराची के विजिट पे थे, तो आर्मी चीफ को शिकायत की थी कारोबारी बरादरी ने कि इसके साथ हम कारोबार नहीं कर सकते नैब के होते हुए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो भी ज़ुबैर साहब ने बातें की हैं, यकीनन ये बातें जब इनकी हुकूमत थी उस दौरान भी ये करते होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी इनकी बातें, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जहाँ तक रह की बात बिज़नेस कम्युनिटी को जो इश्यूज़ आते हैं या ब्यूरोक्रेसी को इनिशिएटिव लेते इशू आते हैं, जेन्युइन इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यही वजह है कि हम जो लेकर आए हैं उसके अंदर आपके इल्म में है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है, जहाँ पर कोई पब्लिक एट लार्ज का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, या कोई फ़ैसले ऐसे जो कि गुड फेथ के अंदर लिए गए हैं, और उस गुड फेथ को भी जो है वो अदालत ने ही इंटरप्रेट करना है। वहाँ पर अगर कोई डिसीजंस हुए हैं तो उनके ऊपर जो है वो नैब का फोकस ना हो। क्राइसिस क्यों पैदा होता है आप उसको अंडरस्टैंड करें। इस वक्त जो हम गैस की बंदिश देख रहे हैं ना, आज कराची में गैस की शॉर्टेजेस की वजह से इंडस्ट्रीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप LNG के 4 कार्गोज ले सकते थे, इसमें हमाद अज़हर की इनकॉम्पिटेंस भी होगी, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुगी मारना पसंद नहीं किया कि 6 माह पहले परचेज़ कर लें, आज $9 या $12 है, कल अगर $8 पे आ गई तो मुझे तो नैब ने जेल में डाल देना है। ये आपको फियर खत्म करना पड़ेगा, प्रोफेशनली एक मैनेजमेंट लाएं जो डिसीजंस कर सके। ये जो आपने फियर फैक्टर का वो बात आपकी, मैंने आपको कहा कि वो मौजूद है अपनी जगह के ऊपर।
यही वजह है कि हम जो अभी हमने लेकर आए जो उसमें नैब के हवाले से, उसमें इन चीज़ों को, सब चीज़ों को कवर अप किया गया है। लेकिन आप ये बताएं कि ये कह देना कि जी 2008 से 2018 तक कोई केसेस बने या अंदर डाले गए फलाने हुए, मुझे आप ये बताएं कि ये जो फेक अकाउंट्स वाला मामला था जरदारी का, ये तो चौधरी निसार शुरू करके गए थे ना, नून लीग की हुकूमत के दौरान ही हुआ था। इसके अलावा जो है वो 2008 2013 में तो आप अपने केसेस बंद करवाते रहे। जिसने रिपोर्ट में आई थी उसके साथ आप क्या कह रहे हैं? सुन तो लेना, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, पाकिस्तान की आला अदलिया को ये कहना पड़ गया चेयरमैन नैब को, जब हुदैबिया वाला मामला सामने आया तो उन्होंने कहा जी आज लगता है कि नैब हमारे सामने जो है वो फौत हो गया। इनको फुर्सत होती, ये तो अपने केसेस बंद करवाने के ऊपर लगे हुए थे। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी जान लें। जुबैर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम भी करूंगा। दो बातें आपसे पूछनी है। एक तो मियां मनशा ने कहा कि नैब लॉ रिफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो सकती, फिर इसके बाद गैस वाला पूछूंगा। पहले तो इस पर बता दें, नैब लॉ रिफॉर्म करना चाहिए क्या? इससे सरमायाकारी या कारोबारी बरादरी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए जी, बात ये हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, सिराज तेली साहब भी जो मजमून कहते थे कि अगर हमारे पास कोई पैसा है तो वो शायद टैक्स हमने नहीं भरा, इतना ही है। बाकी जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पैसे हैं, वो तो बिल्कुल ही मतलब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं उसको, फ्रॉड के पैसे हैं। हमारे साथ जो ये जो सलूक है नैब का, जो दो इंडिविजुअल्स के मामले के दरमियान जो मामला होता है, उसमें मेरा ख्याल है कि नैब को नहीं आना चाहिए। नैब वैसे अच्छा काम कर रही है कि जो है पैसे हमारे लिए रिकवर करने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो बड़ा हमारा जो ऑब्जेक्शन है बिजनेस कम्युनिटी का, वो बहुत आप बिल्कुल ये जो गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हैं, मुझे आज बात बताएं, 20 साल पहले 15 साल पहले किसी बोर्ड के अंदर ऑनररी मेंबर बिजनेसमैनों को जो है ना वो इंडक्ट किया जाता था। नेशनल बैंक के अंदर हर जगह हर इदारों के अंदर हमारे लोग होते थे जो ऑनररी बोर्ड मेंबर थे। अब उस जमाने के अंदर कोई डिसीजंस हुए, कोई ओपिनियन दिया, कुछ दिया, आज इसके 15 साल बाद उसका केस खोलते हैं, बिजनेसमैन को हर कर देते हैं। अरे भाई, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप उसको जमाने के बैंक अकाउंट्स देख लो, उसकी सारी पोजीशंस देख लो। आप कैसे उसके खिलाफ केस बना सकते हैं बिजनेसमैन के खिलाफ? वो तो ऑनररी मेंबर है, उसकी तो ओपिनियन देने की ताकत है। डिसीजन मेकिंग तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं और जो एक्चुअल मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट साइड के, वही करते हैं। ये हमारा बड़ा जो है ना नैब से मेरी गुजारिश है, इस बात को देखें कि जो ऑनररी मेंबर्स बोर्ड के अंदर हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर या बोर्ड्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर PIA है, बहुत सारे सिविल एविएशन है, आप जिसका भी नाम ले लें, उसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स है उनके साथ ये ज्यादती, उनके खिलाफ केस। और दूसरा गैस वाला बता दें, आज प्रोटेस्ट हो रहे थे तो क्या मसला? सर, हमने प्रोटेस्ट किया, हम तो थक गए। 7 दिनों तक हमने अखबारों में अपीलें दी, फिर जो है ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आज जो है ना SSGC के सामने हमने प्रोटेस्ट किया काले झंडे लेकर के। अल्लाह के वास्ते कराची का कोई पुरसान हाल है या नहीं है? देखिए, बात यह है कि हम आज 77वां दिन है, 77th डे व्हेन इंडस्ट्री ऑफ कराची इज नॉट फंक्शनिंग, और दे आर फंक्शनिंग 8 आवर्स अ डे। जो रात को जो है ना 11 बजे 11:30 बजे गैस ठीक होती है, सुबह 7 बजे खत्म हो जाती है। कोई पुरसाने हाल ही नहीं, किसी ने हमसे पूछा नहीं फेडरल गवर्नमेंट से। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो अली जैदी जो यहाँ सिंध के PTI के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने हमारा कैबिनेट के अंदर वॉइस भी रेज किया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं जो मैंने, उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे किया। गवर्नर साहब है कराची के अंदर, उन्होंने किया। रजाक दाऊद साहब ने किया। लेकिन जो अब हमारा ताल्लुक तो एनर्जी से है, एनर्जी की मिनिस्ट्री ने ना हमें बुलाया, ना हमको उन्होंने सुना। और नदीम साहब, मैं आपको बताऊं कि सर, उनके नाम बुलाने पे एतराज है या गैस ना मिलने पे एतराज है? हमारे एतराज जरा भी बिल्कुल मिलना नहीं है, हमें तो सिर्फ गैस चाहिए। हमें तो जो इंटरेस्ट है वो हमारी मिलों को चलाने के लिए है। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट वो है। लेकिन एक बात मैं आपको कमाल की बताऊं नदीम साहब, आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि देखें, बलूचिस्तान के अंदर सर्दियां आती हैं पूरा, और हम जो है ना, ये हमसे मुराद SSGCL जो है वो ड्रॉ करता है 110 MMCF, ठीक है। SNGPL ड्रॉ करता है वहां से 280 MMCF। जब सर्दियां आती हैं तो ये क्राइसिस है ना, सर्दियां, सीवियर विंटर आया, अब उनको 200 MMCF गैस चाहिए, यानी 140 150 ज्यादा चाहिए आम दिनों से। तो सारी की सारी SSGC से ज़ाहिर लाभ वाला इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसको होना ये चाहिए कि रैशनली दोनों
SNGP और SSDC को उसमें शेयर करना चाहिए। अगर वो 280 लेते हैं तो 280 के हिसाब से उसको शेयर करें। यहाँ जो हम अगर 110 लेते हैं तो 110 के हिसाब से शेयर करें। इस तरह हमको 100 MMCF गैस जो है ना वापस मिल जाती है और हमारा जो इस वक्त जो हाल है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर साहब, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फिर फारूक साहब से कहूँगा इस इशू को एड्रेस कर दें। देखें, आपने जो जिक्र किया था ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये जो LNG की प्रोक्योरमेंट थी उस पर ये एक्सेप्ट किया कि हम सस्ती LNG ले सकते थे और उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम पर इतना बोझ ना पड़ता। सर, वो हमारे इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बात की थी, बात सही है, इसमें आप आगे पीछे तो भागिया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि बिकॉज हमें नैब से डर लगता है और हम वो फैसला नहीं कर सकते। अगर आप फैसले नहीं कर सकते तो फिर आपको हुकूमत में भी रहने का कोई फायदा। जो 4 जहाज मिलते हैं जो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा थे, जो PMLN करके गई थी, 10 में से 8 आपको वही कतर वाले हैं। नहीं, मैं तो यार उसको प्लीज उसको दो चीजों को भाई एक सेकंड फरूक, $6 की LNG $40 प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इतनी अनसर्टेनिटी है फरूक, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं पहली बात पूरी कर ले। इससे कोई फायदा नहीं है एक दूसरे को इल्जाम लगाए। मैं तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू शाहजेब खानजादा के साथ उन्होंने इतराफ किया कि कौम पर बोझ ना पड़ता अगर हमें नैब का डर ना होता। उन्होंने खुद कहा है, तो मैं नहीं कह रहा। तो लेकिन अगर आप फैसला करने में हिचकिचाएंगे और इसलिए नहीं करेंगे कि नैब का डर है, तो फिर या तो आप वो कानून चेंज कराएं या फिर आप हुकूमत छोड़ दें। बिकॉज आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप कौम पर बोझ डाल दें और बड़े आराम से कहेंगे जी हमें नैब से डर लगता है इसलिए हम फैसले नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? फारूक साहब देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अभी जो मोतीवाला साहब ने बात की वो उनकी हवाले से जो गैस का इशू है, गैस के ऊपर 1900 इंडस्ट्री कराची की 1700 को गैस जारी है। सिर्फ जो है वो 200 का कर्टेल्ड है, वो भी थोड़ी देर के लिए है। और 3.5% जो है लोड शेडिंग है, कम है गैस पिछले साल। आपको उन्होंने बताया कि एक शिफ्ट मिल रही है, बाकी साढ़े नहीं हो सकता है कि उनकी, मेरे ख्याल में मोतीवाला साहब का जो ताल्लुक है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, जो डाइंग इंडस्ट्री है जो हमारी कपड़े को डाइंग करती है उस लिहाज से। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि 1900 में से 1700 को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी है। पिछले साल जो गैस फराहम की जा रही थी उससे सिर्फ 3.5% कम इस साल जो है वो गैस फराहम की जा रही है। वो आपके इल्म में है कि उसकी क्या रीजंस हैं। आलमी सतह के ऊपर मुश्किल में है तो तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अदरवाइज वो प्रोटेस्ट ना करते, शौक से तो कोई नहीं सड़क पे आता। हमें उनकी मुश्किल का भी एहसास है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो हालात दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, जहाँ पर जहाज़, टेलीग्राफ में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ना, जहाज़ LNG का चाइना जा रहा है, समुद्र से रुख मोड़ के जो है वो बरतानिया को मोड़ लिया जाता है, जहाँ पर अब तो वहाँ पर एक किस्म की जो प्राइसेस जो ज्यादा देता है वो ले जाता है। ये एक्सक्यूजेज आप दे रहे हैं, आपने स्पॉट परचेजेस के लिए काम यार ये क्या बातें करते हैं, ये बनी गाला में बातें क्या होती हैं? मैं तो हैरान हूं। अनसर्टेनिटी है ये अपने आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करते रहते हैं। ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, ये फेलियर इसलिए है, वो रीजन है। नहीं, आपके लॉन्ग टर्म डिफॉल्ट कर गए ना। मैं तो आपको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, जो आपने किए हुए थे वो क्या नहीं डिफॉल्ट किए। वो तो हमने 10.4% के ऊपर जो नए मायदे किए हैं उनके ऊपर भी LNG आ रही है। आपके तो अपने जो दिसंबर तक आपको उसी डील पे गैस मिली है जो नून वाली डील थी। सुन ले, हमने जो 2 इजाफी भी मिले आपको, वो भी कतर से मिले। हमें 12 चाहिए थे, 10 तो हमने फिर भी उसके ऊपर जो है 14 ले सकते थे, नहीं ले सके। वो 2 की एक बहस है, उसके ऊपर फिर बात हो सकती है। जुबैर साहब, नैब लॉ बात फिर वहीं आके खड़ी हो गई है, इसको कुछ करना पड़ेगा ताकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी स्टेट फंक्शंस वो भी जारी रहे और कारोबारी बरादरी जो है फर्रुख हबीब को चाहिए, फर्रुख हबीब को चाहिए कि पहली बात तो ये देखें, अगर अब सरमायाकारी कैसे हो सकती है। आपने प्राइवेट सेक्टर में 2 LNG टर्मिनल्स लगाए थे। अब एक सिंपल जिंदा एग्जांपल है, 2 LNG टर्मिनल्स लगाए थे PMLN के ज़माने में, जिसकी वजह से आपकी LNG की प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेट हुई, जिसकी वजह से आप सस्ती गैस और बिजली पैदा कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। आपने दोनों के ऊपर केस लगा दिया, शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया। 3.5 साल हो चुके हैं, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। मिफ्ता इस्माइल को बंद कर दिया। शरीफ तरीन आदमी, अवार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको जेलों में डाल दिया। नतीजा क्या है? अभी इन्होंने LNG टर्मिनल लगाने थे ना, 3.5 साल हो चुके ना।
हमने 11 महीने में पहला लगाया था, 3.5 साल हो गए। पाकिस्तान को जरूरत है LNG की, प्रोक्योरमेंट टर्मिनल्स लगने की जरूरत है। 3.5 साल में सारे प्राइवेट सेक्टर तो से लग रहे हैं भाई, सारे प्राइवेट सेक्टर में लग रहे हैं। अब 3.5 साल के बाद फैसला ये कर रहे हैं कि हुकूमत खुद लगाए। किराए की कोई गारंटी दे के नहीं लगाए जा रहे। आपको पता है कितना किराया देते हैं दिल्ली का? हम एक टर्मिनल का बता दें। भाई आप तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। $2,72,000 नहीं, साल का 36 अरब रुपया, रुपयों में बताऊं तो साल का 36 अरब रुपया बन जाता है। और तो भाई उससे बेनिफिट कितना है? चाहे प्लांट सुन तो लेना, चाहे प्लांट्स लगाए हैं बिजली के, उसको भी कहा बिजली बने ना बने टेक और पे की बुनियाद पे ले लो। वो सर्कुलर डेट का जो गला हमारे कैपेसिटी पेमेंट्स का यार वी गो इनटू अ सेपरेट सब्जेक्ट। पॉइंट ये है, वो पता है, पॉइंट ये है कि ये वही चीज है ना। एक सेकंड, अभी क्यों लगा रहे हैं? अभी आपने तो लगाई नहीं है, लगा रहा है विदाउट एनी गारंटी। और भाई लग रहे हैं ना, नहीं आ रहा। MOU साइन हो गए हैं, कहां कौन सा आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? MOUs इज नथिंग। जब तक वो 3.5 साल के बाद कह रहे हैं कि इन प्रोसेस है, काफी एडवांस स्टेज के ऊपर काम हो गया। हुकूमत का तख्ता हो जाएगा, ये यही बातें करते रहेंगे। नहीं हुकूमत अगले 5 साल। जुबैर साहब बिल्कुल एंड पे आ गए, आखिरी आपसे कमेंट चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और जब वक्त होगा कब सर? उस वक्त आएंगे इंशाल्लाह ताला। साल बता दें साथ। ही इज मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हों, और हाई स्पिरिट्स में हैं, ज़बरदस्त स्पिरिट्स हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको डर खौफ है ही इसका कि वो चाहे वहाँ बैठे हों चाहे वो पाकिस्तान में। वैसे मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, नहीं उन्होंने कहा था हाई स्पिरिट में फैक्ट्री खरीद रहे हैं, हाई स्पिरिट तो इसके ऊपर आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि विजिट क्यों किया, खरीद रहे हैं तो तब भी जारी करें। हसन खरीद रहे हैं और डॉक्टर ने कहा था मियां साहब को चहलकदमी करनी है, मियां साहब ने सफर शुरू कर दिया। आप नवाज शरीफ को ला सकते हैं, नहीं हार मान ले? नहीं, हम क्यों हार मान ले? मियां साहब को अदालतें बुला रही हैं, आए ना, तो फिर आगे क्यों क्लेम करते हैं कानून की आइन की हाकमियत की बात क्यों करते हैं? फारूक हबीब साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।